हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज के अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एक ऐसे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ों का मामला भी कह सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और उसके बारे में चर्चा करते करते हम अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी जान लेंगे कि हमारा व्यापार किस स्तर पर किस चीज़ का चल रहा है। क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और खुद की सेफ्टी के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने किचन वगैरह में भोजन में जो दिनचर्या की चीज़ों में सब्जी में मसाले उपयोग करते हैं उन वो चर्चा में आए हैं। और चर्चा में क्यों आए हैं? क्योंकि विदेशी स्तर पे जो व्यापार होता है अपना मसालों का, चूँकि भारत मसालों के लिए बहुत मशहूर रहा है, पहले से ही रहा है और आज भी है। तो हुआ क्या है कि हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे दो मसालों को एमडीएच और एवरेस्ट को बैन कर दिया है। हालांकि पूरे मसालों को नहीं किया है, लेकिन जो इनके प्रकार होते हैं 60-62 प्रकार के अपने मसाले को प्रोडक्ट को मार्केट में उपलब्ध कराते हैं एमडीएच और एवरेस्ट। उनमें से 3 मसाले हैं, जैसे सांभर मसाला हो गया, करी मसाला हो गया वगैरह। इस प्रकार से 3 मसाले हैं जिनको उनकी फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी जो उनका विभाग है उन्होंने उसमें जांच की तो पाया कि इसमें कोई गैस है, ऐसी गैस है जिससे कैंसर का कारक बन सकता है। अब वो गैस कौन सी है, उसमें उससे होता क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा में आई है, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर जो महिला पुरुष और टीमें जो चुनी गई हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले। तो बात करते हैं एमडीएच और एवरेस्ट मसालों की। चूँकि हांगकांग ने और सिंगापुर ने इसे बैन कर दिया, इसकी वजह क्या है? क्या इससे बाकी में कैंसर होता है? जो उनका कारण उन्होंने मुख्य बताया है कि इसमें एक जो गैस जो मिलाई जाती है उसके कारण कैंसर, उसका सबसे बड़ा कारक कैंसर जो कारक होता है वो सबसे बड़ा वही है। ठीक है, ये उनका दावा है। उनके हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने भारतीय कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के पैकेट बंद मसालों को एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया है। ये चर्चा का विषय है। इसको जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया तो भारतीय मीडिया वगैरह ने इसके बारे में गंभीरता से लिया और भारतीय फूड सेफ्टी विभाग ने भी इसको गंभीरता से लिया और जांच के लिए सैंपल वगैरह भी लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो जो हमारा मार्केट है वो मार्केट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, कोई और देश ले जाएगा। क्योंकि इसलिए तो कारण क्या है कि एमडीएच करीब 60-62 प्रकार के मसाले बेचता है, जिसमें से 3 प्रकार के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड को पाया जाने का दावा किया गया। अब एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग, हालांकि बात करें तो एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग यूरोपीय देश हो गए, जैसे यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, अधिकांश देशों में इसका उपयोग बंद है। एथिलीन ऑक्साइड में कैंसर होने का सबसे बड़ा जो कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक मतलब जो सबसे बड़ा कारण होता है कैंसर होने का, वो एथिलीन ऑक्साइड ही होता है। ये कोशिका की जो विभाजन की क्रिया है इसको प्रभावित करती है। ये गैस जो होती है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जो कि कोशिका विभाजन मुख्य कारण है कैंसर का। या अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा, या तो बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होने लगेगा या बहुत धीमा होने लगेगा, इसलिए कैंसर हो जाता है। अब ये जो गैस है ये कैंसर का कारण क्यों है? क्योंकि ये कोशिकाओं की विभाजन की जो क्रिया है जो चलती है उसको अनियंत्रित कर देती है। अब इसको एथिलीन में, क्योंकि एथिलीन गैस का प्रयोग करते क्यों हैं? जैसे मसाले वगैरह हम सिल्क मार्ग से विदेश ले जाते हैं और विदेश ले जाने में टाइम भी लगता है, और अगर जैसे देखा जाए तो उसमें जीवाणु वगैरह की वजह से नमी वगैरह हो जाती है, जिससे मसालों का स्वाद खराब हो जाता है। क्योंकि हमारे देश की एक क्वालिटी रही है मसालों की, भारत मसालों के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रखता है विश्व में। ये हम इसलिए जानेंगे कि हम अपने व्यापार के बारे में भी जानेंगे कि कितना बड़े स्तर पर व्यापार होता है मसालों का, केवल एक देश के लिए नहीं। सिंगापुर और हांगकांग की बात नहीं है, यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका वगैरह हो गया, ये बहुत बड़े स्तर पर हम एक्सपोर्ट करते हैं मसालों का। क्योंकि मसालों की क्वालिटी भी उच्च स्तर की होती है अन्य देशों की अपेक्षा, इसलिए बहुत पसंद किया जाता है भारतीय मसाला। अब जो एथिलीन ऑक्साइड होती है इसका उपयोग होता क्यों है? क्योंकि होता इसलिए है कि जो जीवाणु विषाणु वगैरह होते हैं
और पैकेट बंद मसालों में प्रवेश करके वो उनका स्वाद नष्ट कर देते हैं और उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। तो उससे बचाने के लिए ये गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस गैस का बैन बहुत पहले से विदेशों में बड़े स्तर पर हुआ है। जैसे यूरोपीय यूनियन ने तो 1991 में ही इसका बैन कर दिया था और 2011 में एक कानून लाके इसको पूर्णतः बंद करवा दिया। लेकिन अब चूंकि पैकेटों का हांगकांग और सिंगापुर ने पैकेटों का अपना फूड सिक्योरिटी से मतलब जांच करवाई और उसमें दावा किया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड का पाया गया है। अब चूंकि होता ये है कि एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग तो वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं नकली चीज़ों का अगर एक्सपोर्ट होता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर 60 में से अगर मान लीजिएगा 3 चीज़ों का आपने गलत पाया है तो 60 में 60 होना चाहिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हो। इसके लिए भारतीय फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है तुरंत हरकत में आया, उसने सैंपल वगैरह लिए कंपनी से। क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा व्यापार कैसा होता है, ये अभी हम आगे जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसाले की व्यापार की स्थिति क्या है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम केवल अमेरिका को सबसे बड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को मसालों का। और अगर हम बात करें कि उसकी व्यापार हमारा कितना है तो $42 बिलियन का व्यापार हमारा केवल मसाले का है अमेरिका के साथ। अब कितने उसमें से ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर पे हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, तीसरे नंबर पे UAE हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। ये कुल मिला के अगर हम मोटा मोटी कहें तो अगर 2022 की बात करें तो हमारा मसालों का जो व्यापार था वो 8700 करोड़ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसाले कितने महत्व रखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, ये जानना जरूरी होता है कि 2022 में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 8700 करोड़ का व्यापार था हमारा मसालों का, केवल मसालों का विदेशों में। और ये अनुमान अगर हम 2030 तक का लगाएं तो ये 2 लाख करोड़ जाके बैठता है। 2 लाख करोड़ का व्यापार हम 2030 तक मसालों का करने लगेंगे। अगर इस स्तर पर कहीं चूक हुई और लापरवाही हुई तो जो हमारा व्यापार है मसालों का, जो हमने मार्केट में जगह बना रखी है, वो कोई और ले जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए तुरंत भारतीय सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वो हरकत में आई, उसने सैंपल वगैरह लिए है। ये जांच का विषय है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो तुरंत उसको बैन किया जाएगा। हालांकि हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे 3 मसालों को, सांभर मसाला और करी मसाला को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड पाई गई है। अब चूंकि बात करते हैं कि MDH का इतिहास क्या है। MDH की स्थापना 1919 में महाशयदी हड्डी करके एक छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई थी। इसका बहुत बड़ा हम अपने जीवन में अगर कह सकते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बंटवारे के समय, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो जो MDH के महाशय थे वो सियालकोट से भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली में अपना बंटवारे के समय अपना सब सामान लेके, जो बचा कुचा सामान था लेके आए। अपने जीवन यापन के लिए क्या करते तो उन्होंने मसाले में थोड़ा सा उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने शुरू कर दिया और वो इतने बड़े स्तर पे पहुंचा कि आज MDH अपने भारतीय मार्केट की अगर बात करें तो मात्र केवल भारतीय मार्केट में ये कम से कम नहीं तो 20% का व्यापार केवल इसका मसाले में कब्जा बनाए बैठा है। अब समझ लीजिए कि 140 करोड़ की जनता में अगर 20% अगर मसाले अगर केवल MDH देता है तो उसका व्यापार कितने बड़े स्तर का होगा। ये अपने जीवन में हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटे स्तर से जिस व्यक्ति ने शुरुआत की वो इतना बड़ा ब्रांड बन के बैठ गया कि विदेशों में उसका बहुत बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है। 1919 में स्थापना हुई इसकी महाशयदी हड्डी की सियालकोट में। इसके बाद वो दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने फिर शुरुआत की। इसके बाद बात आती है कि ये एवरेस्ट मसाले की क्या है, इतिहास क्या है, किसने स्थापना की। तो ये बांदीलाल भाई थे महाराष्ट्र के। इन्होंने 1967 में इसकी स्थापना की। ये भी मार्केट में बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर इसने अपना स्थान जगह बनाई है, चूँकि बहुत शानदार मसाले बनाता है। और मैं जो अपने दर्शकों को बता दूं कि ऐसा अगर कैंसर का कोई कारण मसालों में ऐसा कुछ भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। आप निश्चिंत होकर अपने किचन में झांकने मत लगना, मसाले ऐसा नहीं फेंकने मत लगना। ठीक है, आराम से उपयोग कीजिए। हालांकि ये है कि जो स्पाइसी मसाले उनका कम से कम सेवन करें और कम से कम उपयोग करें, ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा
हानिकारक तो नहीं है लेकिन हानिकारक हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू भारतीय मार्केट में किस मसाले की, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू भारतीय मार्केट में एवरेस्ट की है। सबसे पहले नंबर पे एवरेस्ट आता है, दूसरे नंबर पे MDH आता है, इसके बाद जो अन्य मसाले हैं वो आते हैं। अब हमने बात कर ली MDH और एवरेस्ट के बारे में जो कि चर्चा में आया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 के जो अवार्ड दिए गए हैं। बहुत बड़ा अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में दिया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आता ही आता है परीक्षाओं में। तो हम बात करें कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ मैन ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में किसको दिया गया है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए। क्योंकि ये पिछले साल की जो परफॉर्मेंस होती है खिलाड़ी की उस हिसाब से दिया जाता है। तो 2024 में मिला लेकर दिया गया 2023 के लिए। 2023 में इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया ये भी जानना जरूरी है। तो इन्होंने जो ये अवार्ड जीता, पहली बात तो ये जान लीजिए कि और नोट कर लीजिए कि ये 5वीं बार जीता लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरुषों के मामले में इन्होंने 5वीं बार जीता है। और क्यों जीता है, क्योंकि इन्होंने 2023 में जो वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से 3 को इन्होंने जीता है। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता, फ्रेंच ओपन को जीता और US ओपन को जीता। इसलिए इनको 2023 के उस परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हें इस साल का लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर दिया गया है। अब टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं 3 के बारे में हमने जान लिया कि इन्होंने जीते हैं। और थोड़ा सा आप देख लीजिए अपने स्तर पर कि चौथा किसने जीता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब बात करते हैं कि वुमेन में किसको मिला है, महिलाओं में किसको मिला है। तो स्पेन की खिलाड़ी है एलेना बोनमाटी, स्पेन की खिलाड़ी है फुटबॉल की। इन्हें गोल्डन ऑफ द बूट ऑफ द वर्ल्ड कप भी दिया गया था पिछले वर्ल्ड कप में। ठीक है, इन्होंने महिलाओं का जीता है। अब टीम की बात करें तो स्पेन की फुटबॉल टीम को ये खिताब मिला है जो कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर है। तो पुरुष में नोवाक जोकोविच हो गए और महिलाओं में एलेना बोनमाटी हो गई। और पुरुष टीम में अगर बात करें तो स्पेन की फुटबॉल टीम को दिया गया है। ये 2 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की कि आज का प्रश्न क्या है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो चर्चा में आया चूँकि इसकी पहली बार महिला कुलपति बनी है कोई महिला। ठीक है, तो अलीगढ़ अगर मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में है और इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये इसका इतिहास है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। और इसकी जो पहली महिला कुलपति बनी है वो उनका नाम है नईमा खातून। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार कोई महिला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलपति बनी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा एक और महिला जो कि CISF की डायरेक्टर जनरल DG बनी है, उनका नाम नीना सिंह है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की बात आई है तो मैंने ये प्रश्न भी बता दिया। अब बात करते हैं मानवतावादी सम्मान 2021 किसे दिया गया। अब आप कहेंगे 2021 का अभी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये 2021 में कोविड के कारण ये अनाउंसमेंट तो हो गया था लेकिन अब दिया गया है अभी वर्तमान 2024 में, इसलिए चर्चा में। तो मानवतावादी सम्मान 2021 जो कि 2024 में दिया गया, ये हमारे रतन जी टाटा को दिया गया है। और इसके अलावा रतन जी टाटा की बात करें तो इनको ये सम्मान दिया गया, क्यों दिया गया, तो मानव सेवा के लिए ये सम्मान दिया जाता है। जो कि रतन जी टाटा हमारे लिए बहुत ऐसे कार्य करते रहते हैं भारतीयों के लिए जो मानव हित में होते हैं और ह्यूमन राइट के हिसाब से बहुत ही सराहनीय कार्य किए उन्होंने, इसलिए इनको मानवतावादी सम्मान 2021 से दिया गया है। और इसके अलावा इनको और भी पुरस्कार दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने इनको उद्योग रत्न दिया था। इसके अलावा इनको बहुत बड़ा पुरस्कार जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखता है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वैसे ही सम्मान है जैसे सेम हमारा भारत रत्न होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि
रतन टाटा को मिल चुका है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 भी रतन टाटा जी को मिला है। ये बहुत तथ्य मतलब जानकारी के योग्य हैं। और नोट कर लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न पुरस्कार, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 और मानवतावादी सम्मान 2021 जो कि 24 में दिया गया है, ये रतन टाटा जी को दिया गया। अब बात करते हैं कि विश्व बुक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था विश्व कॉपीराइट दिवस, तो ये 1995 में पहली बार मनाया गया था। और इसकी इस बार की थीम क्या है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है थीम, तो थीम है रीड योर वे। ये इसकी थीम है, रीड योर वे। कॉपीराइट बुक एवं कॉपीराइट दिवस की ये थीम है। इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है इस समय, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं इस अपेक्षा के साथ अपने सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।